1 जून की शाम तक क्रांति हो रही थी। कांग्रेसी क्रांतिकारी घूम घूम कर बता रहे थे कि नया इतिहास रचा जाने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजों ने उस इतिहास पर पानी उड़ेल दिया। अब आजमाइश इस बात की है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या गलत। लेकिन इन सब के बीच क्रांतिकारियों ने नया प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट देश को अराजकता की ओर ढकेलने का प्रोजेक्ट है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और विदेशी संस्थाओं द्वारा पोषित क्रांतिकारियों का ये घड़ियाली धड़ा भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध कोई गहरी साजिश रच रहा है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व के खिलाफ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अविश्वास पैदा करने, असंतोष बढ़ाने और भावनाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश की भूमिका बीते कुछ महीनों से लिखी जा रही थी। आम चुनाव के दौरान भी इसमें कई नए अध्याय जोड़े गए हैं, आधार तैयार किया गया है और अब ये निर्णायक मोड़ पर है। इस वीडियो में इस साजिश पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। कई जगहों से रिपोर्ट आई। रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे बड़े यूट्यूबर समेत कांग्रेस की पूरी फौज नतीजों से पहले एक खतरनाक माहौल बनाने में जुटी है। वो माहौल है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, रिग्ड है, धांधली हुई है, जनता के मतों की लूट हुई है, सत्ताधारी दल बीजेपी ने ईवीएम हैक करके जनता का फैसला पलट दिया है, वरना जीत इंडिया ब्लॉक की होती। और लोकतंत्र में वोटों की लूट से अधिक खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। लुटने पिटने का माहौल बन गया तो संविधान पर संकट का दावा सच्चा लगने लगेगा। मोदी तानाशाह हैं, ये दावा सच्चा लगने लगेगा। फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी अनैतिक, अविश्वसनीय और आपराधिक साबित कर दी जाएगी। और यदि कुछ भीड़ जुटा ली गई तो भारत की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वैश्विक फलक पर आपराधिक करार दे दिया जाएगा। ये बड़ी साजिश है। ये सब कुछ सुनियोजित लगता है। इस साजिश के तार कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी जुड़े हैं। इसे समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों पर गौर करना होगा। कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को हुई थी। कनाडा ने हत्या के कुछ दिन बाद भारत पर आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बावजूद इसके माहौल लगातार बनाया जाता रहा। लेकिन इस हत्याकांड के 10 महीने बाद अमेरिकी मीडिया कंपनी द वाशिंगटन पोस्ट भारत के खिलाफ एक स्टोरी ब्रेक करता है। इसमें आरोप लगाया जाता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी भूमि पर खालिस्तान समर्थक एक अन्य नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रची थी। अखबार के मुताबिक ये हत्या ठीक उसी दिन होनी थी जिस दिन कनाडा में निज्जर मारा गया था। ये और बात है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर भारत में चल रहे आम चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले 29 अप्रैल को प्रकाशित हुई। 30 अप्रैल को इसकी दूसरी किस्त छापी गई। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे भारत की मौजूदा सरकार और खुफिया एजेंसी अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती दे रही है। इस एक खबर के जरिए वाशिंगटन पोस्ट ने कई हित साधे। अमेरिका में भारत समर्थक लॉबी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में माहौल तैयार किया और भारत में सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। इस खबर के बाद मीडिया के एक धड़े ने, खासकर अंग्रेजी मीडिया के ताकतवर समूह ने चर्चा की, वीडियो बनाए और मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। The headline says it reveals a darker side of Modi's India. How disturbing is that darker side? और ये सब कुछ फ्री स्पीच के नाम पर हुआ। लेकिन इसका एक और पहलू है। द वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकी कंपनी अमेजन के फाउंडर और पूर्व सीईओ जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस के रिश्ते भारत की मौजूदा सरकार से ठीक नहीं रहे हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन के सीईओ पद से 2021 में इस्तीफा दिया था। लेकिन उससे कुछ महीने पहले 2020 में वो भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत में $1 अरब के निवेश की घोषणा की थी। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। जेफ के निवेश की घोषणा पर भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने यहाँ तक कह दिया था कि जेफ कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अमेजन के प्रति इस बर्ताव की कई वजह थी। भारत में अमेजन पर कुछ बड़ी कंपनियों से साठगांठ और छोटे रिटेल विक्रेताओं की लिस्टिंग को दबाने का आरोप लगा है, ताकि बड़े विक्रेताओं का माल ज़्यादा बिके और उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। ये कंपटीशन रूल के विरुद्ध है।
इसके अलावा जेफ बेजोस के कार्यालय में अमेजन पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप भी लगा। भारत के ठंडे रिस्पांस की वजह से जेफ बेजोस की बड़ी किरकिरी हुई थी। ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो खबर प्लांट की है उसके जरिए उसके मालिक जेफ ने अपना पुराना हिसाब सेटल किया है। यही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट और जेफ बेजोस के रिश्ते अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ भी रहे हैं। CIA के रिश्ते फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे बड़े अमेरिकी कारोबारी घरानों के साथ भी रहे हैं। ये घराने मैग्सेसे जैसे अवार्ड बांटते हैं, करोड़ों रुपए के ग्रांट बांटते हैं। ये सब भारत की आर्थिक, विदेश और सामरिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा खेल है और इस खेल में भारत के अनेक चर्चित चेहरे इनके साथ हैं। वो अमेरिकी संस्थाओं और कंपनियों के इशारे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं। मतदान के बीच 21 मई को ब्रिटेन के मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक स्टोरी छापी। इस स्टोरी का सार ये था कि अडानी ग्रुप ने कम गुणवत्ता का कोयला खरीद कर महंगे दाम पर सरकार को बेचा और अनैतिक लाभ कमाया। इस समय फाइनेंशियल टाइम्स की संपादक राउल खलफ हैं। राउल लेबनानी मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और वो द मुस्लिम सिस्टरहुड की स्टोरी से काफ़ी चर्चा में आई थी। लेबनान अरब का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा इसराइल से मिलती है। हिजबुल्लाह लेबनान का ही आतंकी संगठन है। राउल के पति असद वाजदी रजाक भी लेबनान मूल के कारोबारी हैं। इनका एनर्जी सेक्टर में दखल है, खासकर ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में। अडानी ग्रुप का भी एनर्जी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम है। राउल और असद के इस बैकग्राउंड को सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी भी स्टोरी के पीछे के गणित को समझ सकें। मतदान के बीच ये खबर ब्रेक करके फाइनेंशियल टाइम्स ने कई निशाने साधे। हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी और हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को एक नया आधार दिया। इसराइल से सहानुभूति रखने वाली मोदी सरकार पर हमले का आधार दिया। साथ ही एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी, भारतीय कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस स्टोरी के आधार पर नरेंद्र मोदी पर बहुत ही तीखा हमला किया। इसको अच्छी तरह देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister. राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी पत्रकार भी सियासत में जुट गए। फाइनेंशियल टाइम्स में आज जो खबर छपी है उसे पढ़कर इस बात की कल्पना की जा सकती है कि वो टेम्पो घटिया क्वालिटी का कोयला ढोने में लगाया गया होगा। कहानी का सार यह है कि अडानी समूह ने कथित रूप से निम्न गुणवत्ता के कोयले को भारत की सरकारी पावर यूटिलिटी को साफ ईंधन वाली महंगी दरों पर बेचा। इन्हीं वजहों से रूस ने कहा था कि अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ऐसा लगता है कि जनता ने इस साजिश को नकार दिया है। इसलिए अब इन्होंने नया खेल शुरू किया है। वो अभी से चुनाव नतीजों के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो सीधे तौर पर चुनाव में धांधली का आरोप मढ़कर अपनी नाकामी और निकम्मेपन से किनारा कर लिया जाएगा। साथ ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर जनता की भावनाओं को भड़काकर मोदी सरकार के खिलाफ नए सिरे से दुष्प्रचार चलाया जाएगा। जबकि सच ये है कि कांग्रेसी पत्रकारों की सारी दलीलें खोखली हैं। जैसे रवीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष एकजुट था। लगता है कि मोदी विरोध की आग में जल रहे रवीश कुमार कुछ पढ़ते भी नहीं हैं। चलिए हम लोग ही विपक्ष की एकजुटता का मूल्यांकन कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। पंजाब में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में है। वहां कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक साथ मिलकर ममता बनर्जी को निपटाने में जुटे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट DMK के साथ हैं, मगर उससे सटे केरल में वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, लेकिन पूरे चुनाव में टीम प्रियंका समाजवादी पार्टी को ही तोड़ने में लगी रही। इनके नेता राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेठी से चुनाव लड़ सकें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम प्रदेशों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है। वहां कांग्रेस ने ठीक से मेहनत ही नहीं की। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बच्चे का भविष्य संवारते रहे। राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ
अपने बच्चों का भविष्य संवारने में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां आधी सीटों पर सवर्णों को टिकट दिया गया, जैसे कोई मजाक हो रहा हो। इंडिया ब्लॉक अपने भीतर इतना छल, छद्म और पाखंड समेट कर चुनाव मैदान में उतरा था कि उसके सरकार बनाने की गुंजाइश सिर्फ एक ही सूरत में होती, और वो जब पब्लिक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन मोदी और बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल कहीं भी नहीं दिखा। इसलिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर कांग्रेस पत्रकार और बुद्धिजीवी जो साजिश रच रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए। नतीजे जो भी आएँ उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बोले भारत के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।